वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बड़े लक्ष्य की तैयारी करते हैं तो छोटे लक्ष्य अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। जैसे कि पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये 14 मई को होने वाली है और इसमें जो जीएस आपसे पूछा जाएगा, अगर उसकी तैयारी आप लोगों ने कर ली तो खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एलटी ग्रेड और यूपी ट्रिपल एससी के लेवल की जो भी परीक्षाएं होंगी सभी परीक्षाएं आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो ये यूपी पीसीएस 2023 प्री के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है। अब तक 2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए आज का टेस्ट लगाते हैं। और देखो, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या पर मत जाना, प्रश्न बहुत ही गंभीर हैं और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, चुनिंदा प्रश्न हैं। चलो, निम्न कथनों पर विचार करें और ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी पीसीएस, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मतलब ये होता है कि प्रश्न एक होता है लेकिन उसमें कई सारे प्रश्न ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहीं पर देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला है कथन कि राष्ट्रीय स्तर के दल के दर्जे के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होना आवश्यक होता है। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दल राष्ट्रीय स्तर का दल बनना चाहता है तो उसे कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम से कम 4 राज्यों में। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको बिल्कुल रट लेना, ठीक है। दूसरी बात, गुजरात विधानसभा के चुनाव में 5 सीटों के साथ, ठीक है, 12% मत हासिल करके आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर ली है। बताओ क्या यह कथन सही है? इसके पहले दिल्ली में और गोवा में और पंजाब में इसमें जो आम आदमी पार्टी है वो राज्य स्तरीय पार्टी थी और अब गुजरात भी इसमें शामिल हो चुका है। तो मतलब कि अब जो आम आदमी पार्टी है यह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी। तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और गोवा में राज्य स्तरीय पार्टी है और अब गुजरात में भी। आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 में और अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल। और इसका जो चुनाव निशान है वो झाड़ू है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी देखो, ध्यान से देखना कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अगर मिल गया तो देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ। वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 8 है। उनके नाम बता सकते हो? आगे मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इसमें एक पार्टी और जुड़ेगी तो संख्या हो जाएगी कितनी? 9 हो जाएगी, ठीक है, 9 हो जाएगी। तो ये जो 8 पार्टियां हैं इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरी आपकी बीजेपी, तीसरी है बीएसपी, चौथी है राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई, 5वीं है सीपीएम, छठी है आईएनसी मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 8 पार्टियां आपकी हो गई। इसमें आम आदमी पार्टी भी कुछ दिनों के बाद लिखी जाएगी, तो ये भी याद रखना। और एक बात और याद रखना कि जो पार्टी राष्ट्रीय दल की पार्टी बन जाती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो सरकारी आवास पाता है और पार्टी को देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में एक कार्यालय भी दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि एक आम आदमी के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे भी सारी बातें पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े लगभग 50 वर्ष पुराने 1972 के कानून में संशोधन के लिए एक नए वन्यजीव संरक्षण संशोधक विधेयक को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। लोकसभा से पारित हो गया था और अब दिसंबर में इसे राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया और अब इस पर जब राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो मिल जाएगी तो उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। ये कथन बिल्कुल सत्य है। संशोधित अधिनियम लाने का जो उद्देश्य है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको क्या कहेंगे? साइट्स,
के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी करने का प्रयास है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि आपका जो यहाँ पर उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं। और अब अगला जो क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में 12 फरवरी को PCS जे की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। तो आप देख रहे हैं प्रश्न जो है वो जून से उठाया गया, जून 2022 से। परीक्षा कब हुई थी? फरवरी में हुई थी। तो प्रश्नों पर बिल्कुल जो फोकस रखिए अपना, ठीक है। फरवरी में परीक्षा होती है और जो प्रश्न आया है ये जून का आया है। आपको पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और इस साल 2022 में 8वीं बार यानी कि जो 8th एडिशन मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। बहुत सारे लोगों ने हृदय के लिए योग मान लिया था, ये गलत हो गया। सही जवाब है मानवता के लिए योग। थोड़ा डिटेल इसको चेक कर लीजिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में रिपीट ही हो जाए। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2022 को। थीम रही मानवता के लिए योग। ध्यान दीजिए कि वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया था। और 2015 में नई दिल्ली में पहली बार इसका जब आयोजन किया गया राजपथ पर, अब इसका नाम रीनेम कर दिया गया है, इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी याद रखना। तो 2 विश्व रिकॉर्ड बने थे। पहला यह था कि इसमें 35,985 लोगों ने एक साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग किया और इसमें 84 राष्ट्रों के लोगों के द्वारा हिस्सा लिया गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सारा एक्सप्लेनेशन है और इम्पॉर्टेंट भी। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग लिखिएगा। मैं जब अगला वीडियो बनाऊँगा, यानी कि अब आपको पर डे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, तो मैं कल इसकी व्याख्या दूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है और जो बुकर पुरस्कार होता है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और ये भी बताना होगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए जो नाम चुना गया है वो तो गीतांजलि श्री का है, लेकिन जो बुकर पुरस्कार दिया गया, बुकर पुरस्कार 2022, ये किसको दिया गया है 2022? मैं हिंट देता हूँ, ये जो लेखक हैं ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। अब इनका नाम अगर आपको याद है तो बताना। वैसे ये प्रश्न मैं कल का जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें रखूँगा और पूरी व्याख्या को बताऊँगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता, सारी डिटेल्स। फिलहाल आज समझिए कि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया गीतांजलि श्री को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स पहली बात तो एक थी कि ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में PCS जे की परीक्षा में ये प्रश्न आया था। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल, ये नाम भी याद रखना, टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुस्तक मूल रूप में हिंदी में लिखी गई है और यह किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जिसे यह पुरस्कार मिला है। किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला वो किताब है टॉम ऑफ सैंड। तो यह पुरस्कार दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देता है जिनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। और इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड, इसको डॉलर में बदलेंगे तो हो जाएगा $63,000 की यह पुरस्कार राशि है, जिसे डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री के बीच में बराबर बराबर बांटा गया। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना। अगला क्वेश्चन है कि WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये प्रश्न भी पूछा गया था, PCS जे का ही प्रश्न है ये। PCS जे 2022 एग्जाम कब हुआ था? 12 फरवरी को। तो WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है गुजरात के जामनगर में। और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई प्रश्नों में, मतलब कि कई एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है कि रिपीट ही हो जाए, ठीक है। और इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है,
निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, ध्यान सुनना, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ संपन्न समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 36 राफेल लड़ाकू विमानों का अंतिम यानी कि जो 36वां विमान था यह 15 दिसंबर 2022 को भारत को प्राप्त हो गया। तो कुल 36 विमानों के लिए समझौता हुआ था, 3600 विमान मिल चुके हैं, ये कथन सही है। भारत में इन विमानों को हरियाणा में अंबाला में और पश्चिम बंगाल में हाशीमारा में तैनात किया गया है, ये कथन भी सही है। और इन विमानों के स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है, तो ये कथन जी हाँ ये भी सही है। मतलब तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। एक बात और बताओ कि जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? डसाल्ट एविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल सही है। पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणाली के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कितने राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की स्थापना की जानकारी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 जो कि हुआ था 8 से 11 दिसंबर के बीच में, कहाँ पर हुआ था? गोवा में, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा दी गई। अब ये जो प्रश्न है इसमें कई सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? तो दिसंबर 2022 में। कहाँ हुआ? तो गोवा में। इसकी अध्यक्षता किसने की? आयुष मंत्री ने। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और सबसे अहम कि पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणाली के शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कितने राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की स्थापना की जाएगी? तो इसका उत्तर है 3। इनके नाम देख लो और लोकेशन देख लो, एग्जाम में सुमेलित करने के लिए ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखो इसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की स्थापना होगी पणजी गोवा में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM की स्थापना होगी गाजियाबाद में। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान NIH की स्थापना होगी नई दिल्ली में। तो लोकेशन बिल्कुल रट लेना, ठीक है। और हमारे जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुल 21। तो इन द्वीपों में 16 उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में है, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में है। सरकार ने अमृतकाल में अनोखी पहल के तहत अंडमान में पहले INAN 370 द्वीप का नामकरण किया है मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर। मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर INAN 370 द्वीप का नामकरण कर दिया गया। इसके बाद देखिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्सीमन का कार्य 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया गया है? तो ये राज्य कौन सा बताओ? ये राज्य है असम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, असम। देखो इसके पहले जो परिसीमन हुआ था, परिसीमन का जो कार्य हुआ था वो 1976 में हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि जो परिसीमन किया जा रहा है वो 2011 नहीं बल्कि 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो इसी परिसीमन के आधार पर होंगे। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और जो सही उत्तर देगा उसके उत्तर को आप लोगों को लाइक कर देना है। इस प्रकार से हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और प्रतिदिन 10 प्रश्नों की सीरीज चलेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तो हमारा प्रयास है कि लगभग आपको 900 प्रश्न दे दिए जाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, देखना। तो प्रश्न है कि व्योममित्र नामक रोबोट किसने बनाया? तो इसका नाम व्योममित्र है और बनाया किसने ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा कल के वीडियो में, यानी कि आपका जो टेस्ट सीरीज नंबर 4 रहेगा उसी में आपको मिलेगा, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, कोई भी परीक्षा होगी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नियमित रूप से मात्र 15 से 20 मिनट आप जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।